हेलो एवरीवन। देखिए यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहे हैं और क्योंकि ये मैथ एकेडमी का एक सीरीज चल रही है जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नवोदय के पर्पज से काफी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को जो भी छात्र या विद्यार्थी देखते हैं तो उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस अगर आप अच्छे से करते हो तो इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चन कराते हैं अगर उनको ठीक से कर लिया तो एग्जाम निकल जाएगा आपका। काफी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा और ये पार्ट 4 है इस सीरीज का, जहाँ पे सभी क्वेश्चनों को लिया गया। निम्न चित्रालेख में एक फल विक्रेता द्वारा वर्ष के 4 महीनों में बेचे गए केलों की पेटियों की संख्या को दर्शाया गया है। यहाँ पर केलों की पेटियां बेची गई हैं। 4 महीनों में जितना भी बेचा है केला वो पेटियां दिखाई गई, जबकि देखिए एक केला जो है 5 दर्जन केले को बता रहा है। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है, इसमें पूछा क्या है, यदि फल विक्रेता के पास अब भी 50 किलो की पेटियां बची हैं, सॉरी 25 किलो की पेटियां बची हुई हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कुल कितनी दर्जन केले थे, कितने दर्जन केले थे। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, उन्होंने ये जो दे रखा है यहाँ पे केले दे रखे, कुछ केले बना के रखे हैं और उन्होंने ये बोला है कि एक केले में जो है 15 दर्जन केले हैं। जो एक केला है वो 15 दर्जन के बराबर है, क्योंकि पेटियों के फॉर्म में। और यहाँ पर देखिए कितने दर्जन केले बिक गए वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर जो केलों की संख्या है वो कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 है। और उन्होंने बोला है कि एक केला जो है वो 15 दर्जन को बता रहा है। 1 मिनट रुकना। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो एक केला है वो किसको बता रहा है, 15 दर्जन केले को बता रहा है। क्या बता रहा है कि एक केला जो है 15 दर्जन केले को बता रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अभी हमने कितने केले बेच लिए, तो इन सबको काउंट किया तो वो कितने आ गए हैं, 18। 18 केले हैं और एक केला जो है 15 दर्जन को बता रहा है, तो 18 केले कितने को बताएगा, तो 15 गुणा क्या करेंगे, 18, ये करने वाले हैं। अब ये तो ठीक है, इसको कर लिया। अभी देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, अभी कैलकुलेशन ने बता दिया कि एक जो है केला वो 15 दर्जन को बता रहा है और हमने 18 केले बेच लिए। उसके बाद भी 25 पेटियां बची हुई है, 25 पेटियां बची हुई हैं और हर पेटी में कितने दर्जन केले हैं, 15 दर्जन। तो कुल मिला के कितनी पेटियां केले हैं पहले तो वो देख ले। तो यहाँ पर पूरा इस पूरे पोर्शन में कुल 18 पेटी बिची। कितनी बिची, 18 पेटी बिची और 25 जी हैं। तो 18 और 25 कितनी पेटियां बिच गई आपके सामने देखिए। 18 ऊपर तो बिच चुकी हैं, 4 महीने में जो 18 बिच गई हैं और उसके बाद शेष जो बची हो 25 बची हुई हैं। तो कितनी पेटी केले थे, तो इसको देखिए जोड़ लिया तो 43 पेटी केले उसके पास थे। कितने थे, 43 पेटी केले थे। और अब क्या फाइनल तुम्हें क्या करना है, इसमें 15 का गुणा कर देना है। क्यों, क्योंकि पहले ही बता दिया है कि एक केला 15 दर्जन केले को बता रहा है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, 15 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, आंसर निकल आएगा। क्यों किया 15 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है। करिए इसमें 15 का गुणा। 15 × 43, हासिल लगेगा 4 और 15 चौके 60, 60 में जुड़ जाएगा 4 तो हो जाएगा 64। इस तरह से जो हमारा आंसर है वो कौन सा होगा वो देख लेते हैं। 645 पहला आंसर एकदम सही है। कौन सा आंसर सही है, पहला आंसर एकदम सही है इसका। तो ये रहा उसका आंसर। समझ में आ गया। कुल मिला के अगर हम इसको पूरा फिर से देखें तो क्या था कि 18
पेटी केले हमने बेच लिए, 18 पेटी केले बेच लिए और 25 शेष बचे हुए थे। इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 43 पेटी केले हैं और हर केले में देखो कुल कितने दर्जन केले हैं और एक एक पेटी में 15 दर्जन केले थे और हमारे पास 43 थे तो इसमें 15 का गुणा किया तो फाइनल आंसर आ गया 645, जो कि कौन सा आंसर है? पहला। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। इस साल भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन और उनतालीसवां क्वेश्चन। इससे पहले हम करा चुके, एक सीरीज जो है 1 नंबर से चल रही है, अभी 39 क्वेश्चन इसमें 39वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 27, 99, 15 का मासा क्या होगा? ये एचसीएफ और एचसीएफ चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, जहां पर एचसीएफ और एचसीएफ मतलब एक ही चीज है, एलसीएम और एचसीएफ से लिया गया है। तो उसमें से जिसका चैप्टर का जो है वो तो उसको तैयार और अच्छे से कर सकता है। इस चैप्टर का वीडियो भी डला हुआ है, पूरा एलसीएम एचसीएफ वाला चैप्टर भी कवर करा है, प्लेलिस्ट में आप कर सकते हो। अभी फिलहाल उन्होंने बोला है कि 27, 99, 15 का मासा क्या होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 9, 3 और 5, 7। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए 2 चीजें होती हैं। 27 इसके अभाज्य गुणनखंड विधि होती है एक तो, 99 और 15, इन सबका क्या निकाल लो? अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड कर लीजिए। फिर देखिए तीनों में उभयनिष्ठ गुणज कौन सा है, तीनों में कौन सी संख्या है जो तीनों को विभाजित कर रहे हैं। इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसमें देखिए 3 से डिवाइड किया तो 33, 3 से डिवाइड किया तो 11 और 3 से डिवाइड किया तो 3 से अब तो डिवाइड हो नहीं रहा है, इसलिए 11 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। 3 5 15 और 5 एकम 5 है। हमने सबके क्या कर लिया? अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल लिए, पूरा सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं, देखिए 3 यहाँ पर है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी, तीनों जगह 3 उपलब्ध है। और देखते हैं यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये ऑप्शन कट गए, ये सब कट गए, तो हमारे जो आंसर आ जाएगा वो तीनों में कौन दिख रहा है? इसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिख रहा है। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 3 आ गया, जो कि सही आंसर कौन सा होगा इसका? दूसरा। कौन सा होगा? दूसरा आंसर एकदम सही होगा। इसके लिए आप ऑप्शन ट्राई भी कर सकते हैं। ऑप्शन ट्राई में क्या करना है, जो भी ऑप्शन दे रखे हैं इन सब में भाग दे के देखेंगे और जिनसे सभी में भाग चला जाएगा वो उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, जैसे देखिए पहले ऑप्शन से, जैसे हमने सोचा कि पहले ऑप्शन को ट्राई करते हैं, पहला ऑप्शन आपके सामने 9 था, तो 9 का भाग इसमें जा रहा है, 27 में तो जा रहा है, 99 भी चला जाएगा पर 15 में नहीं जा रहा है, 15 में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो इसकी ऑप्शन कट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते तो तीनों में डिवाइड हो जाता। दूसरा ऑप्शन क्या करते हैं, इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में भाग चला जाएगा, तो उसका एचसीएफ कितना हो गया? 3 आ गया। ठीक है, तो ये सरल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ होता नहीं, भाग विधि से भी अपन इसको निकाल सकते हैं। अभी इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में भाग विधि नहीं लगा दी, भाग विधि के लिए कम से कम ये संख्या जो दे रखी है ना, ये काफी बड़ी होती है, तो उसमें भाग विधि सबसे बेस्ट होता है क्योंकि उसे काटने में दिक्कत आती है, तो उसको हमने सिखाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां क्वेश्चन। रोहित किसी खेत की फसल 20 दिन में काट सकता है।
15 दिन में वह कितना भाग काट सकेगा। सिंपल सी बात है, पूरा काम रोहित जो था पूरे काम को 20 दिन में खत्म कर सकता था। यानी उसने अपने काम करने की जो विधि अपनाई होगी वो क्या होगी कि उसने कोई भी काम लिया, मान लो ये सपोज एक काम बना लेते हैं हम इसको, उसे ये इतना खेत काटना था, खेत बना लिया हमने, इतना खेत कितने दिन में काटना था, उसे 20 दिन में काटना था, ठीक है। अब इससे उसने 15 दिन काम कर लिया, 20 दिन में कैसे खत्म करेगा, तो उसे बराबर 20 भाग करना पड़ेंगे, इसके कितने करना पड़ेंगे, 20 बराबर भाग करना पड़ेंगे। उसके बाद एक भाग एक दिन में खत्म कर लेगा, तो ये पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, इसके 20 बराबर भाग कर लेते हैं। देखिए ये 20 भाग कर लिए हमने, 1 2 3 4 5 10 15 20, 20 बराबर भाग कर लिए। अगर वो प्रतिदिन एक भाग काम करता है, कितना कर ले, एक भाग कर ले, दूसरे दिन ये 3 दिन में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दिन काम किया उसने, कितना काम किया, 15 दिन। तो उसने 15 खाने इसको इतना काम खत्म कर लिया। अब देखिए 15 दिन काम किया उसने, कितने में से किया 15 दिन, 20 में से। इसका मतलब होगा कि 20 में से उसने 15 दिन का काम कर लिया। अब इसने बोला कि कितना भाग काट लिया, तो उसने कितना भाग काट लिया, इसके 15 भाग काट लिए। कितने भाग कर लिए, 15 भाग काट लिए 20 में से। तो यही तुम्हारा आंसर है, यही तुम्हारा क्या है, आंसर है। उसने क्या कहा था कि उसका 20 भाग किए उसने, 20 में से कितने काट लिए, 15 भाग काट लिए। तो ये तुम्हारा क्या बनने वाला है, आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5 3 15 और 5 चौके 20 है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3/4, ऑप्शन चौथा। समझ में आ गया। जैसे ही हमने इसको काटा, 5 से भाग इसमें जा रहा है, 5 से इसमें जा रहा है भाग, तो सही आंसर तुम्हारे सामने चौथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। और जब भी आप वीडियो देखते हो, YouTube पे जाके आप वीडियो देखते हो, तो सबसे पहले इसे खुद से सॉल्व भी किया करो। एनालिसिस देखने से पहले इसे एक बार खुद से सॉल्व किया करो, उससे भी आपकी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है और समय चूंकि कम है, इसलिए कम से कम इसको देखते हो तो एक बार खुद से सॉल्व कर लिएगा, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो उस पे कमांड नहीं बन पाएगी, उस क्वेश्चन को करने की आदत नहीं बन पाएगी किस तरह से करें। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आप देखते देखते रहोगे तो आप 10 बार देख लो और 2 बार सॉल्व कर लो, बात बराबर है। 10 बार देखने से अच्छा है कि आप 2 बार उसको सॉल्व कर लो खुद से, पैटर्न भी समझ में आएगा, किस तरह से करना, आपका दिमाग भी काम करेगा उस क्वेश्चन को करने के लिए। फिलहाल आपके सामने अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, ये अंडर रूट के अंदर लिखी हुई संख्या है, ये अंडर रूट के अंदर लिखी है, अंडर रूट भाग 13 और भाग 0.25 है। ये आपका सवाल है। क्या है सवाल, अंडर रूट 676 भाग 13 भाग 0.25, इतना सा सवाल है। यहाँ पे लिख दिया हमने अंडर रूट 676 भाग 13 और भाग 0.25 है। सॉल्व कैसे करें इसको, तो सबसे पहले देखिए इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे। तो 676 का वर्गमूल कितना होता है, 676 का वर्गमूल जो होता है वो 26 होता है। कितना होता है, 26। और भाग माने तो बटे होता है, या 13 का भाग हम इसमें देंगे
उसके बाद हम किसका भाग देंगे 0.25 का। पहले हम कितना हल करेंगे, इसको हल करेंगे। 13 दूनी कितना होगा 26, 13 दूनी 26 है। और भाग माने क्या होता है, बटे होता है, इसे हम बटे में लिख लेते हैं, इस संख्या को इसके नीचे लिख लेते हैं क्योंकि इसका आंसर 2 आ गया, उसके नीचे कितना है 0.25। यहां दशमलव काटेंगे तो ऊपर कितना आएगा 100। जैसे 0 कट गया तो ये कितना रह जाएगा 25, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 8 आ गया, जो कि दूसरा आंसर है। कौन सा आंसर कहलाएगा, दूसरा आंसर कहलाएगा, क्योंकि ये रहा आपका सामने दूसरा। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले इसका वर्गमूल सॉल्व किया। इसका वर्गमूल कितना आया था 26 और उसमें 13 का डिवाइड किया, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया 2 आ गया। और ये भाग था वो इसके नीचे लिख लिया 0.25, दशमलव काट दिया तो यहाँ पर 100 आ गया। 100 से 25 से काटा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। ये रहा तुम्हारा 8 आंसर। ठीक है, सही आंसर हो गया दूसरा। अगला क्वेश्चन देखें। किसी संख्या के 7/9 भाग का तिहाई भाग, मतलब एक तिहाई की बात हो रही है, 49 हो तो वह संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, एक संख्या है उसका 7/9 में भाग का तिहाई, 7/9 में भाग का तिहाई। तो एक संख्या ले लेते हैं, इस संख्या को हम क्या ले लें, इस संख्या को ले लो x, उसका कितना दे रखा है का 7/9 का एक तिहाई भाग, यानी तिहाई बोले तो ये है, ये कितना दे रखा है 49। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए x का की जगह पे गुणा 7, इस का की जगह पे भी गुणा हो जाएगा, और इसके नीचे जो है 9 गुणा कितना हो जाएगा 3, यही होगा। ठीक है, यानी इस का की जगह पे गुणा होगा, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का मान गुणा 7/9 का मान गुणा 1/3। एक ही चीज है, वो वहां पर लिखा वो भी सही था, ये भी सही है। तो 7 से ये कट रहा है, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 9 × 27 कितना हो रहा है, नीचे की संख्या का जो हर थी उसका गुणा इस 3 से किया तो 9 × 27 होगा, और भाग वाली संख्या बराबर की उस तरफ किसमें जाएगी, गुणा में जाएगी। तो x का जो मान आने वाला है वो कितना, देखिए ये 9 × 27 हो गया बराबर 7, और 7 इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 7 × 27। इनका गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 14 में जुड़ गया 4 तो हो गया 18। कौन सा आंसर दिख रहा है, पहला आंसर एकदम सही है। इसके लिए भी आंसर कौन सा हो गया, ये पहला आंसर एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैतालीसवां क्वेश्चन, कितने समय में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। कितना गुना बता रहे हैं, 3 गुना हो जाएगा, दर जबकि कितनी है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर। देखें जो ब्याज की दर दे रखी वो 4 है और 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल जो होता है वो कितना होता है 100%। ठीक है, और ये अमाउंट कितना बन गया इसका 3 गुना हो गया, 3 गुना माने 300% हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है कोई धन था, इसको मिटा दे, कितने समय में कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल पूरा कितना होता है 100% होता है, और क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना हो गया 3 गुना हो गया। होने वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। और यहाँ इसमें
ब्याज कितना मिला, ये जो हुआ है ना 100 से 300 हुआ, यानी 3 गुना हुआ है, उसको कितनी दर लगी है, 4% वार्षिक दर से लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला वो देख लीजिए। ब्याज कितना मिला, तो ब्याज जिसे हम एसआई कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। और अमाउंट हमारा कितना होगा, 3 गुना हो गया, तो 300, और प्रिंसिपल कितना है, 100 है, 100 तो बराबर ब्याज कितना मिला, 200%, पूरा परसेंटेज के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब देखिए दर कितनी है, 4, ब्याज कितना है, 200। तो ध्यान लगाइए कि एक वर्ष में 4% हो रहा है, कितना हो रहा है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8, 25 साल में कितना हो जाएगा, 100%, 25 चौके 100, तो 25 साल में जब 100% हो रहा है तो 50 साल में कितना हो जाएगा, वो 200%। तो ये हो क्या रहा है, अब ऐसे तो हम काउंट करने वाले हैं नहीं, इसके लिए आप क्या करोगे, जितना भी ब्याज आया, जितना भी ब्याज आया है उसमें किससे भाग दे देंगे, उसकी दर से भाग दे देंगे। किससे भाग दे देंगे, दर से भाग दे देंगे, तो सीधा आंसर निकल के आएगा तुम्हारा टाइम। तो हमारा जो समय आने वाला था, जिसे टी कहा है, ब्याज में ब्याज कितना है, 200, समय दर कितनी है, 4, दोनों प्रतिशत के फॉर्म में है, तो प्रतिशत से प्रतिशत भी कट जाएगा, और इससे काटेंगे तो 4 पंचे 20, आंसर कितना आ जाएगा, 50। 50 तो ऑप्शन दे नहीं रखा है, 50 ऑप्शन दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कोई नहीं, तो हम कौन सा टिक करेंगे, इसमें से कोई नहीं, सही आंसर चौथा हो जाएगा। क्लियर, देखिए अगर इसमें से कोई भी चीज समझ में नहीं आती, अभी इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो जितने भी लोग दे रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम आएगी, आएगी कि नहीं, क्योंकि आप ही जैसे वो बच्चे हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं कि सर मुझे अभी ये समझ में नहीं आया। ठीक है, वैसे तो कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, तो अभी तक तो ये है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी 44वां क्वेश्चन, किसी आयत का परिमाप है, किसी आयत का परिमाप 48, यहाँ पे वर्ग है, क्या लिखा हुआ था, वर्ग, वर्ण नहीं है, यहाँ पे वर्ग है, तो उससे मिस्टेक है। किसी आयत का परिमाप 48 वर्ग मीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी होगी। अब यहाँ पर आपको एक आयत बना लेते हैं हम, यहाँ पर ये बना लिया हमने एक आयत, ठीक, और उन्होंने क्या कहा है कि जो आयत का परिमाप है वो 48 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है। मतलब उन्होंने दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, चौड़ाई से 2 अधिक है, यही दे रखा है। लंबाई जो है वो किससे अधिक है, चौड़ाई से 2 अधिक है। अब यहाँ पर आपको पता है कि लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है, तो चौड़ाई अगर हमने मान लो x ले लिया, कितना ले लिया, x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x से 2 अधिक, यानी चौड़ाई से कितनी अधिक हो गई, 2 अधिक हो गई। अगर हमने चौड़ाई x लिया है तो लंबाई कितनी अधिक थी, 2 अधिक थी। अब परिमाप में तो आपको पता है, परिमाप जो होता है वो सामने वाली भुजा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये x प्लस 2 है तो ये x प्लस कितना होगा, 2 होगा। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि इन सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए, यानी इन सभी भुजाओं को नाप लीजिए, कितना 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 है, उनको जोड़ लेंगे तो उसका परिमाप आ जाएगा। तो देखिए इन सबका जोड़ क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो इनको जोड़िए, इसको इसको इन सबको हमने क्या कर रहे हैं, जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो जोड़ते हैं, x x
एक्स एक्स कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 4x, एक्स जोड़ लिया, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 4। ये क्या है, परिमाप है, और परिमाप कितना दे रखा है 48 है, तो हम इसको वैल्यू को किसके बराबर कर देंगे, 48 के बराबर कर देंगे। तो 4 प्लस वाली संख्या इस तरफ जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 4x बराबर 48 माइनस 4, ये 4 प्लस की थी, बराबर की उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, चिन्हों का नियम है कि जब कोई भी चिन्ह बराबर की उस तरफ जाता है तो पलट जाता है। तो चिन्ह क्या होते, प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, पलट जाएंगे चीज, उल्टा हो जाते हैं, चिन्ह पलट जाते हैं, और गुणा का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, और भाग का क्या हो जाएगा, गुणा। ये 4 चिन्हों के नियम आपको पता होना चाहिए, तभी हम इस तरह के सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल प्लस का 4 था, उस तरफ गया तो काय का हो गया, माइनस का हो गया। 48 में 4 घटा तो बचा 44 है, और ये गुणा वाली संख्या, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है ना इनके बीच में, तो गुणा का चिन्ह रहता है। दो, देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होता है, तो ये गुणा वाली संख्या उस तरफ जाएगी तो काय में जाएगी, भाग में, तो यहाँ पर तो x रह जाएगा, और ये 4 कहाँ पे आ गया, गुणा वाली संख्या 4 यहाँ पे आ गई, तो ये आ गया 11। ये जो आ गई ना इसकी चौड़ाई, वो कितनी आ चुकी है, 11। तो लंबाई कितनी होगी, 13, 11 से 2 अधिक, यानी चौड़ाई जितनी भी थी उससे 2 अधिक है। अब इन्होंने क्या पूछा है, तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई कितनी आ गई 13, जो कि कौन सा आंसर सही होगा, तीसरा आंसर एकदम सही होगा, तीसरा आंसर एकदम सही होगा। बात समझ में आ गई है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिखता है। क्रय मूल्य जो होता है उससे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या कहलाता है, उसका कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो क्रय मूल्य क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी, क्रय मूल्य, ठीक है। अब जो सीपी जो होता है अपने आप में कितना होता है, कॉस्ट प्राइस 100%, परसेंटेज के फॉर्म में देखें तो ये कितना होता है, 100% होता है। अब इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं कि एक दुकानदार ने क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित मूल्य लिख दिया है। अंकित मूल्य को मार्क प्राइस कहते हैं। मार्क प्राइस जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक हो गया, 20%, यानी अधिक हो गया तो 100 से अधिक हो गया, क्योंकि ये तो तक कितना था, 100 था, तो वो कितना हो गया, 20% बढ़ गया मार्क प्राइस, तो कितना हो गया होगा, 120%। जब भी बढ़ने की बात होती है तो 100 से ऊपर ही बढ़ता है परसेंटेज में, और कम होने की बात होती है तो 100 से कम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ा दिया, मार्क प्राइस कितना कर दिया उन्होंने, 20% बढ़ा दिया, यानी 100 से कितना हो गया, 120 हो गया। 120 क्यों होगा, क्योंकि क्रय मूल्य पे बढ़ाया है, और क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100% होता है। अब उन्होंने ये कहा है आगे कि क्या करता है वो, अंकित मूल्य 20% लिखता है, 20% बढ़ा के लिखता है, और वह 10% छूट देता है, यानी जो मार्क प्राइस है उस पर 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। जब भी 10% छूट दे रहा है, यानी 10 कम कर दिया, किसमें से, 100 में से, 100 में से, यानी इस वैल्यू पर, इस वैल्यू का क्या निकालना है, 90% निकालना है। ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, वो 10% डिस्काउंट आ जाएगा। तो सेल कर रहा है, वो बेच रहा है,
120 का कितना निकाल रहे हैं, 90%। इसका मतलब ये होगा कि 120 पर 10% का क्या लग गया, डिस्काउंट लग गया। 120 पर 10% डिस्काउंट आ गया। तो देखिए यहाँ पर 120 मार्क प्राइस था, इसी पर डिस्काउंट दिया उसने, तो इसी को लिखेंगे हम। अगर इस पे देता तो इस पे लिखते हैं हम। अभी फिलहाल क्या दिया, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया, तो मार्क प्राइस से कितना निकालेंगे, 90% निकालेंगे। तो देखिए परसेंट का चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आता है, 100। का की जगह पे क्या आ गया, गुणा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ये परसेंट का चिन्ह नहीं हटाया क्योंकि ये वैल्यू परसेंटेज में थी, इसको हटा दिया। 90% का मतलब हो गया 90/100। दोनों 0 कट गया, 12 90 कितना होता है, 12 90 108। ये देखिए अभी भी उसको लाभ है क्योंकि उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 था, और बेच कितने में रहा है वो, 108 में बेच रहा है, यानी कितने ज्यादा में बेच रहा है, 100 से 8 है। तो ये जो है उसका क्या कहलाएगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना हो गया, 8%, जो कि कौन सा होगा, दूसरा आंसर एकदम सही होगा। समझ आ गया। क्या लिखा है, 46वां क्वेश्चन पे आ गए हम। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अवाच्य संख्या क्या है। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अवाच्य संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या अवाच्य संख्या क्या होती है, 2 अंकों में। तो ये तो डायरेक्ट ही आंसर है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। बस आपको क्या पता होना चाहिए कि अवाच्य संख्या होती क्या है, अवाच्य संख्या 2 अंक की सबसे बड़ी क्या है, ये पता होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके, 1 से कहां तक के, 100 तक की अवाच्य संख्या याद कर लेना है। क्यों कर लेना है, क्योंकि अवाच्य संख्याओं पर बेस क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। कभी अवाच्य संख्याओं का औसत पूछ लेते हैं, कभी अवाच्य संख्याओं का योगफल पूछ लेते हैं, कभी 2 50 और 60 के बीच में कितनी अवाच्य संख्या होती है ऐसा भी पूछ लेते। अवाच्य संख्याओं पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है कि 1 से लेके 100 तक की अवाच्य संख्या आपको याद कर लेना है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 1 से लेके 100 तक के कितनी अवाच्य संख्याएं होती है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो 1 से लेके 100 तक जो अवाच्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 25। कितनी होती है, 25। क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं। आप जब अवाच्य संख्या आपको याद होगी, कम से कम 100 तक की अवाच्य संख्या पता होना चाहिए। तो सबसे छोटी अवाच्य संख्या क्या होती है, 2। सबसे छोटी अवाच्य संख्या क्या होती है, 2। अब ये सबसे छोटी अवाच्य संख्या, इसकी खासियत क्या है कि ये सम है। कैसी है, सम है, और ये सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। एक ये सबसे बड़ी खासियत, और इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है, या सबसे छोटी सम अवाच्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है। अब 2, इसके बाद जितनी भी अवाच्य संख्या आएंगे अनंत तक, वो सभी के सभी विषम फॉर्म में होंगे। कैसे होंगे, विषम होंगे, और कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारी अवाच्य संख्या हम लिख रहे हैं, आपको याद कर लेना है नोट करके। इसके बाद 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89, और इसके बाद 97। ये संख्या हमने लिख दी, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। अभी गिन लेते हैं कहीं पे कोई मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि कितनी होती, 25 होती हैं। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो यहाँ पर 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारे सामने क्या है? 97 यानी 57 आंसर होगा, 97 आंसर होगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। सही आंसर इसका कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा। नोट कर लेना इसको, बाद में आप वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चाल, दूरी और समय से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 47 में। 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही ट्रेन 15 सेकंड में सिग्नल के खंभे को पार करती है, तो जो ट्रेन थी उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, ट्रेन की लंबाई पूछी है और ये ट्रेन की लंबाई पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? ट्रेन बना लेंगे और उसे फीता से नापेंगे। ये ट्रेन है, खंभा भी बना लेंगे, ये खंभा है बिजली का। और ट्रेन, क्योंकि ये ट्रेन काफी लंबी है तो फीता से नहीं नाप पाएंगे, हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे कि ये जो ट्रेन है वो x मीटर लंबी है। क्या मान लेंगे? x मीटर लंबी है। तो हमने इसको ले लिया कि x मीटर ट्रेन की लंबाई है। अब इन्होंने ये बोला है कि ये जो ट्रेन है इसकी चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब भी समझ लीजिए, कई लोगों को ये पता नहीं होता कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होता है। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है प्रति माने होता है 1 है। प्रति माने क्या होता है? 1 है। तो 1 घंटा में ये कितनी चलती है ट्रेन? 1 घंटा में जाती 36 किलोमीटर। इसका, इस चाल का मतलब है कि 1 घंटा में कितनी जा रही है? 36 है। 2 घंटा में कितनी जाएगी? 72। 3 घंटा में कितनी जाएगी? 108। इस तरह से ये चल रही है ट्रेन। यहाँ पर 1 घंटा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। अब समय कितना दे रखा है? समय जो दे रखा है वो 15 सेकंड में इस खंभे को पार कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखना है कि हमें क्या करना है? रेल की लंबाई निकालना है। और ये ट्रेन जब इस खंभे को पार कर रही होगी तो ये ट्रेन पूरी की पूरी उस तरफ निकल गई होगी। यानी ट्रेन को कितना चल रहा है? मात्र अपनी दूरी को तय करना है। ट्रेन जितनी लंबी है उतनी ही दूरी तय करना है, तो ये खंभा पार हो जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई हमने कितनी ली? x मीटर। तो उसे हम क्या कहेंगे? दूरी है। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये तुम याद रख लेना, चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 36। अब ये घंटे में और ये समय जो दे रखा है यहाँ पे सेकंड में दे रखा है, किलोमीटर में है और ये किस में दे रखा है? मीटर में दे रखा है। समस्या ही है कि हमें यूनिट एक जैसी चाहिए। ये मीटर में है तो इसे मीटर में बदलना है, और ये घंटे में इसे सेकंड में बदलना है। तो हमें क्या याद रखना है कि जब किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो इसमें गुणा किसका करते? 5/18 का गुणा करते हैं। इस चीज को याद रख लेना, करना पड़ेगा। तो चाल जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 36 किलोमीटर में थी, मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 15/18 का गुणा, सॉरी 5/18 का गुणा। तो ये पूरी की पूरी यूनिट जो किलोमीटर प्रति घंटे में थी वो मीटर प्रति सेकंड में आ गई। समय कितना दे रखा है? 15। सॉल्व करना है। 18 दूनी 36 है, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 15 से होना है, तो 10 का 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। ये 150 क्या आ जाएगा? मीटर। ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई कितनी? 150 मीटर, जो कि पहला आंसर एकदम सही है। कौन सा आंसर है इसके लिए? पहला।
समझ में आ गया? सरल कीजिए, सरल करना है इस क्वेश्चन को। वैसे तो काफी सरल है, पर इसे सरल और कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है? 60 का 12% प्लस 70 का 4% पूछा है, क्या होगा? इसका जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर होगा। देखते हैं, 60 का 12%, 60 का मान गुणा 12% का चिन्ह हटता है तो नीचे कितना आता है? 100। इसी तरह से यहां पर देखेंगे, 70 का मान गुणा 4% का चिन्ह हटा तो नीचे 100। क्या करेंगे हम? इसको काट लेंगे, 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट गया। 12 छिंग 72, 72 बटे 10 प्लस 7 चौके 28, 28 बटा 10। नीचे की संख्या एक जैसी होती है तो उसे एक ही बार लिखते हैं, जिससे हम एलसीएम कहते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना? 10 है। तो ऊपर जब एक सी संख्या होती है तो ऊपर की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100। 10 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, तो सही आंसर कितना आ जाएगा? 10। तीसरा आंसर एकदम सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन समझ आ गया? एकदम सरल क्वेश्चन था, प्रतिशत से क्वेश्चन दिया गया था। उनचासवां क्वेश्चन, सुमित, आकाश एवं आशा की औसत आयु 45 वर्ष है। औसत, जब भी औसत की बात आ जाए तो औसत का मतलब होता है समान। जितने भी लोग हैं उनका औसत 45 दे रखा है, इसका मतलब 45 सुमित के पास, 45 सुमित की, 45 आकाश की और 45 आशा की, क्योंकि औसत दे रखा है। अब औसत में हमने क्या बोला है कि औसत का मीन्स होता है बराबर। क्या होता है? बराबर या समान। किसी भी वैल्यू को बराबर बराबर बांट दिया, 10 लोगों में बांट दिया, बराबर बराबर बांट दिया, इसका मतलब उनका औसत आ गया। क्या आ गया? औसत आ गया। तो यहां पर 3 लोगों का औसत कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। तो इनका योगफल कितना आएगा? सुमित प्लस आकाश प्लस आशा बराबर कितना हो जाएगा? 45 45 45। कितना हो जाएगा? तो 45 कितने बार आने वाला है? 3 बार, क्योंकि 3 लोग हैं। तो 45 दिया 135 है। कितना आ जाएगा? 45 दिया 135। अब यहां पर उन्होंने बोला कि यदि सुमित और आकाश की औसत आयु, अब 2 लोग बचे हैं, कितने हैं? सुमित और आकाश की औसत आयु कितनी है? 40 है। तो बताइए कि जो आशा है वो कितने वर्ष की है? अब देखो, यहाँ पर उन्होंने किसका दे रखा है? सुमित का और आकाश का। कितना औसत दे रखा है? 40। अभी हमने बताया था कि औसत माने बराबर, ये भी 40 है और ये भी 40 है, दोनों 40 40 दे रखे हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि बताइए कि आशा की आयु कितनी है। तो हम क्या कर देंगे, ये तीनों का योगफल दे रखा है, सुमित आकाश आशा बराबर कितना है? 135। सुमित की कितनी है? 40 है, औसत दे रखा है यहाँ पे सुमित का, और आकाश का 40 40 दे रखा है। आकाश भी कितने के हैं? 40 के। आशा का पूछा है, 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80। ये 80 प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, घट जाएगी। तो आशा की उम्र आ जाएगी
135 में से कितना घटाना है, 80 घटाओगे तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा, 55। कितना आ जाएगा, 55। तो सही आंसर होगा इसका चौथा। पचासवां क्वेश्चन ये दे रखा है आपके सामने क्वेश्चन, और इसका मान क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है 7 सही 3/16 गुणा 7 सही 13/16 माइनस 56 ये दे रखा है। तो इसको सही भिन्न बनाएंगे, पहले तो सही भिन्न बनाएंगे तो 16 का गुणा 7 से हो जाएगा, 16 सत्ते 112, 112 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 115/16 गुणा 16 सत्ते 112, 112 में 13 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 125/16 माइनस का कितना, 56। देखो सर यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होने वाला है और इन दोनों का मल्टीप्लाई अलग होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ रहा है, 115 गुणा 125, 5 पचम 25, 5 2 7, 5 एकम 5, 2 से गुणा करेंगे तो 230 और 1 से गुणा करेंगे तो 115, 5 7 8 5 13 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा कितना आ गया, 143.75 14,375। तो 16 का 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 256 माइनस कितना है, 56। अब ये 256 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 56 से होगा। मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू में से इसे घटा देंगे, सीधा आंसर निकल के आएगा। तो पहले इनको देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, इसका इससे मल्टीप्लाई होने वाला है तो 256 में मल्टीप्लाई करना है, 56 का 6 छंग 36, 3 हासिल 6 पंजे 30 33 हासिल 3 6 दूनी 12 3 15 5 1 30 पचम 25 28 5 दूनी 10 12 6 3 8 5 13 4 1 कितना आ गया, 14,336। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो इसमें से घट जाएगा, क्या घट जाएगा, इसमें से ये वैल्यू घट जाएगी, क्या हो जाएगा, अभी 14,375 में से माइनस हो रहा 14,336 बटे में कितना है, 256। माइनस करने के बाद आंसर निकल आएगा। तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। इसे 15 मानना पड़ेगा, जब इसे 15 माना, इसे 15 माना तो ये 4 हो जाएगा, 7 में से 4 घट गया तो कितना बचेगा, 3। नीचे कितना है, 256। जब हमने इसको घटाया तो हमारा आंसर आ चुका 39/256। कौन सा आंसर होगा, चौथा आंसर एकदम सही होगा। समझ आ गया, घटाना तो आता ही होगा, इसको दोनों घटाया तो 39 बचा, 256 नीचे लिखा हुआ। तो इसे सही बनने में बदला, सही बनने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, जो वैल्यू जो इसका इससे मल्टीप्लाई किया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई क्यों किया ये पता है आपको, उसको देख लीजिए कि जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब ये होगा कि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। ठीक है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और कैसी गुणा से, इसका इससे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया, या यूं कहिए कि इनका जो एलसीएम आया वो इतना है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ गई है कि जब कोई भिन्न होती है और उसमें मान लो सामने कुछ भी संख्या लिखी है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं, इसे लंगड़ी भिन्न बोलते हैं, डायरेक्ट ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम श्याम से 3 वर्ष बड़ा है, श्याम मोहन से 2 वर्ष बड़ा है। यदि राम की आयु 17 वर्ष हो तो मोहन की आयु कितनी होगी? यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, उसी के हिसाब से हम सवाल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है? राम, राम लिख लिया, श्याम भी लिख लिया, राम और श्याम दोनों लिख लिया। अब क्या बड़ा होगा तो प्लस होगा, तो छोटा होगा तो माइनस है। राम श्याम से कितना बड़ा है? श्याम से बड़ा है ना, 3 वर्ष बड़ा है, तो इस श्याम में हमने क्या जोड़ दिया? 3 जोड़ दिया। ठीक है, श्याम से बड़ा है राम। अगर श्याम जो है 15 वर्ष के हैं तो राम कितना हो जाएगा? 15 और 3 18 का हो जाएगा। फिलहाल आगे दे रखा है कि श्याम जो है मोहन से 2 वर्ष बड़ा है, यहां पर लिख दिया श्याम और बराबर में लिख दिया मोहन। अब बड़ा है कि छोटा है वो देख लेते हैं। श्याम मोहन से 2 वर्ष बड़ा है, बड़ा है तो हमने क्या बोला था? प्लस है, यहां पर ये दे रखा है। और राम की आयु दे रखी है 17 वर्ष। राम की आयु कितनी दे रखी है? 17 वर्ष दे रखी है, लिख देते हैं राम की आयु 17 वर्ष। राम की जगह पे कितना आ जाएगा? 17, तो श्याम की आयु भी निकल आएगी। श्याम प्लस 3 बराबर क्या थे? राम। राम की आयु कितनी है? 17 वर्ष है। तो इसको इधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो बचेगा कितना? 17 माइनस 3 बराबर 14। 17 में से 3 घट गया तो 14 आंसर इसका आ जाएगा। किसका आया? श्याम की आई है। पूछ किसकी? मोहन की। जब श्याम की पता चल गई है तो श्याम की जगह पे हम श्याम की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो श्याम कितने वर्ष के हैं? 14 वर्ष के। कितने वर्ष के निकले? 14 वर्ष के, अभी तो निकाला है। तो मोहन कितने के हो जाएंगे? तो हमारा निकल आएगा मोहन प्लस 2 बराबर कितना है? 14। ये इसके बराबर है, 2 तब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मोहन की जो उम्र आ गई है वो आ गई 12 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौ तथा 300 के मध्य कितनी 7 से विभाज्य संख्या है? किसके बीच में बोला है? 100 और 300 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 7 का भाग जाने वाला है? तो अब बीच की बात हुई है तो किस किस के बीच होगा? है 100 और 300 के बीच है। आंसर कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो किससे विभाज्य करना है? 7 से भाग देना है। इसमें भी 7 से भाग दे दो और इसमें भी 7 से भाग दे दो। 7 से भाग क्यों दिया? क्योंकि जब हम किसी संख्या में 7 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर जो आएगा ना वो 1 से 100 तक की संख्या निकल आएंगी। कहां तक निकल आएंगी? 1 से 100 तक की संख्या कितनी है? 1 से कहां तक निकाल सकते हैं हम? 100 तक या 100 के बीच है। 1 से 100 के बीच की संख्याएं ऐसी कितनी है जिसमें 7 का भाग जा रहा है? ठीक है, लेकिन उन्होंने तो बोला है कि 100 से ऊपर लिया है। 100 और किसके बीच में लिया है? 300 के बीच में। फिर हम इसको क्यों निकाल रहे हैं? तो इसको इसलिए निकालना है कि इनकी जरूरत नहीं है हमें, और जिसकी जरूरत नहीं है उससे भी निकालना पड़ रहा है। सोचो, तो जरूरत हो या ना हो अभी पता चल जाए क्यों निकाल रहे हैं। 7 से भाग दिया, 7 एकम 7, 3 बच गया 0, 7 चौके 28, शेषफल 2 बच गया। शेषफल से इसका कोई लेना देना नहीं है, छोड़ दीजिए।
यानी 14 संख्याएं ऐसी हैं जो 100 से नीचे हैं, जिन्हें हमें लेना नहीं। क्या नहीं करना? जिन्हें हमें लेना नहीं है। तो फिर क्या लेना है? तो हम इसमें भाग देंगे। यहाँ पे 7 चौके 28, 2 बच गया, 0 उतार लिया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, तो हमें कितना? 42 है। जो 42 संख्या जो आंसर आया वो 1 से लेकर आ गया। 1 से कहां तक आ गया? 1 से 300 के बीच आ गया। कहां से आ गया ये? 1 से 300 के बीच की संख्या निकाल ली। 1 से 300 के बीच में जितनी संख्या है, कितनी संख्या? 42 संख्या है, जिसमें 7 का भाग जा रहा है। तो हमें क्या करना है? इस